अगले स्लाइड में क्या है, चिकन के एग का एलएस, समझ लीजिए आप, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इसमें आपको सबसे बाहर में क्या दिख रहा है बताओ तो, एग का शेल, समझ रहे हो ना, एग शेल। अब ये क्यूटिकुला क्या मत पूछिए, क्यूटिकुला बाहरी जो एग सेल के ऊपर में जो पतली सी लेयर होगी ना, जिसकी वजह से चमक होगी उसकी, वो क्या कहलाएगा, क्यूटिकुला। अंडे का जो चमक होता है बाहर में ऊपरी परत, वही क्यूटिकुला है। उसके बाद ये मोटा सा कवच दिख रहा है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, ठीक, एग शेल, SHELL शेल। उसके बाद देखिए आप लोग, ये वाला दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला दिख रहा है, देखो तो ये दिख रहा है, ये एग शेल के नीचे एग शेल की मेम्ब्रेन क्या मिलेगी, ये एग शेल की मेम्ब्रेन, ये देखो ये दिख रहा है नहीं मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर, ठीक। ये उस अंडे के चौड़े वाले भाग पर पता चलता है हमको। दोनों के बीच में क्या मिलती है, एयर स्पेस, एयर सेल बोलो। यहां पर सेल का मतलब होता है कैविटी, सेल मतलब कोष्ठ, कमरा, खाली जगह जिसको बोलते हो सेल कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये हो गया, एयर स्पेस बोलो या एयर सेल बोलो एक ही है। आउटर एग शेल मेम्ब्रेन, इनर एग शेल मेम्ब्रेन मिला करके बाकी तरफ क्या रहते हैं, ये सिंगल हो गए रहते हैं, है ना, बाकी तरफ सिंगल रहते हैं, केवल यहीं पर वो डबल होते हैं, ये प्रतीत होता है हमको, दिखाई देता है, ऐसे रहते हैं यहाँ पर, है ना, बाकी जगह पे सिंगल रहते हैं, जुड़े रहते हैं, दोनों लेयर मिल गए रहते हैं, तो इसको एग शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उन दोनों को एक साथ पूरा घूम गया सब तरफ, बाकी जगह चिपके हुए हैं, चौड़े वाले भाग पर अलग रहते हैं, ठीक। इसके अंदर बात करें, सबसे अंदर में क्या है बताओ, योक है। योक के ऊपर में क्या है, ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन के रूप में क्या पाई जाती है यहां पर, विटेलाइन मेम्ब्रेन, क्या पाई जाती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, दिख रहा है। अब एग शेल मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो ट्रांसपेरेंट वाला भाग दिखता है ना आपको, वो क्या कहलाता है बताओ मुझे, एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन 3 लेयर में मिलता है, सबसे बाहर में थिन लेयर, थिन पतला वाला, फिर थिक लेयर, फिर थिन लेयर, 3 लेयर। यहां जो भी लिखा है उसको मत पढ़ो, मैं जो बोला सुनो उसको, है ना। तो बाहर भी थिन और अंदर भी थिन, और बीच में यहां पर कैसा होता है, थिक वाला लेयर होता है, ये एल्ब्यूमिन का लेयर हो गया। ये जो होता है क्या होता है बताइए, चले जा बोल रहे हो क्या, चले जा, चले जा नहीं है, चले जा, समझो ना। चले जा क्या करता है, मेम्ब्रेन है ये भी, वो एग सेल मेम्ब्रेन को विटेलाइन मेम्ब्रेन से बांध के रखता है, ताकि बीच में कौन रहे, योक, योक सेंटर पे रहे। इसलिए इसका एग किस प्रकार का होता है, सेंट्रोलेसिथल नहीं, टीलोलेसिथल। अंडे के बीच में योक है, लेकिन यह पूरा एक कोशिका नहीं है, एक कोशिका इतना को बोल रहा हूं मैं, इसमें इधर बच्चा बनेगा ना, न्यूक्लियस इधर है, तो पूरा योक एक तरफ हो गया ना, तो टीलोलेसिथल एग हुआ। सेंट्रो मत बोलना, समझ रहे मेरी बात, ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इधर है और एक तरफ योक है, तो ये टीलोलेसिथल हो गया। इसको आपको ध्यान नहीं रखना, ये तो कवच था, इसके बीच में भले ही है योग, लेकिन इतने के बीच में है क्या, बीच में है क्या योग, नहीं है। योग एक तरफ हो गया और एक तरफ न्यूक्लियस, जहां से बच्चा बनेगा, ये क्या हो गया, टीलोलेसिथल एग। टीलो मतलब किनारे होता है, लेसिथल मतलब योग, तो ऐसा योग जिसमें एक तरफ उपस्थित रहता है, टीलोलेसिथल योग कहलाता है, टीलोलेसिथल एग कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। अब ध्यान से देखिए आप लोग कि मैं जो बताने जा रहा हूं अभी आप लोगों को, वो इतना को, ये दिख रहा है ब्लास्टोडिस्क, ये, और यहां पर विटेलाइन मेम्ब्रेन है। अब देख लीजिए, लाल वाला विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये ब्लास्टोडिस्क, और अंदर जो है बाकी योग सैक की मेम्ब्रेन, योग को कवर करने वाला योग सैक की मेम्ब्रेन, ये दिख रहा है। अब बाकी क्या क्या स्ट्रक्चर होता है अगले स्लाइड पे देखिए आप, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में देखिए, ब्लास्टोडिस्क को घेर के रखा है कौन, विटेलाइन मेम्ब्रेन। देखिए अब ये ब्लास्टोडिस्क है, ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, कह के रखा है कि नहीं,
अब मैं विटेलाइन मेम्ब्रेन को ज्यादा फोकस नहीं किया, समझ रहे हो ना, क्योंकि मुझे उसको बताना नहीं है ज्यादा, इसे डॉट डॉट बना के कर दिया, इसको मैं ऐसे करके कर दिया, ठीक है ना। ये ब्लास्टोडिस्क है। हाँ, अब जो मेम्ब्रेन शुरू होते हैं वो क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, अभी क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से। ये देखिए, ये मेम्ब्रेन दिख रहा है रेड वाला, ये रेड वाला क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का एक्टोडर्म है वो, समझ रहे हो ना। बाहर वाला एक्टोडर्म है, ये दोनों हरे वाले क्या है, ग्रीन वाले मेसोडर्म है, और अंदर जो दिख रहा है ये ब्लू वाला एंडोडर्म है। समझ में आ रहा है कुछ, रेड वाला एक्टोडर्म, ये दोनों ग्रीन मेसोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, और बीच में क्या है ये योग। तो योग को घेर के रखने वाला क्या कहलाएगा, एंडोडर्म क्या कहलाएगा, योग सैक। ये एंडोडर्म था ना, एंडोडर्म ही योग को घेर के रख रहे हैं, तो एंडोडर्म क्या कहलाएगा, योग सैक कहलाता है, ठीक है ना। ये जो मेसोडर्म देख रहे हो ना आप, दो बाहर वाले को सोमेटिक मेसोडर्म, अंदर वाले को स्प्लैंक्निक मेसोडर्म कहते हो आप, समझ में आया। तो आप ध्यान से देखिए, बाहर में एक्टोडर्म था सबसे बाहर में, इस पर कौन सा मेसोडर्म हो जाएगा, सोमेटिक मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म मिला करके क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो के बाहर, एम्ब्रियो तो यहां पर है ना, उसके बाहर कितना मेम्ब्रेन है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। सोमेटोप्लियर मतलब सोमेटिक मेसोडर्म था ना, वो तो सोमेटिक मेसोडर्म था ना, इसी से बनाया था सोमेटोप्लियर। प्लियर मतलब होता है मेम्ब्रेन, झिल्ली। प्लियर मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन या झिल्ली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एक साथ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है। सेम में से अंदर देखिए भाई क्या है, ये भी मेसोडर्म है, लेकिन स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है ना, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, और ये क्या है, एंडोडर्म, जिसको योग सैक बोल रहे हो आप। तो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और एंडोडर्म मिला के क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्लियर, क्योंकि स्प्लैंक्निक मेसोडर्म था यहां पर, दिख रहा नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक या स्प्लैंक्नोप्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आया। फिर रिपीट कर रहा हूं, चूंकि बाहर में स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है, अंदर में एंडोडर्म या योग सैक है, इन दोनों को मिला के एक साथ क्या कहते हो आप, इन दोनों को मतलब ऐसा मिला दो एक साथ, जैसे इन दोनों को मिला दिया ऐसे है ना, ये जैसे इन दोनों को मिला के एक साथ क्या कहोगे आप, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्लियर मेम्ब्रेन। आप खुद सोचिए, जो चारों तरफ से मेसोडर्म से घिरा होता है क्या कहलाता है, हमारे बॉडी में पाने वाला कोई भी कैविटी जो चारों तरफ से मेसोडर्म से घिरा होता है सीलोम कहलाता है, रियल सीलोम कहलाता है, यू सीलोम कहलाता है, वास्तविक सीलोम कहलाता है। समझ में आया ना। तो आप खुद देखिए, यहां पर देखिए, इधर ध्यान देखिए, ये दिख रहा है आपको मेसोडर्म, देखो देखो, ये पूरा मेसोडर्म घेर दिया, तो अंदर जो कैविटी दिख रहा है ना आपको, ये कैविटी क्या कहलाएगा, ये चूंकि एम्ब्रियो के बाहर का सीलोम है, इसलिए उसका नाम क्या देंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। क्लियर है कि नहीं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहलाता है, ये वाला। क्लियर है। ये यहां पर ब्लास्टोडिस्क डेवलप हो रहा था, ब्लास्टोडिस्क डेवलप हो रहा था यहां पर, ये देखिए, ये चूंकि आगे जाके इधर हेड बनने वाला है, चूजे का सिर बनने वाला है, तो हेड फोल्ड, ये वाला फोल्ड हेड फोल्ड कहलाएगा, और इधर जो फोल्ड निकला है इधर पूंछ बनने वाला है टेल, तो टेल फोल्ड। एम्ब्रियो का जिधर हेड बनने वाला है हेड फोल्ड, जिधर टेल बनने वाला है टेल फोल्ड। ये फोल्ड एक समय ऐसे आएगा कि इस प्रकार से ये आएगा, इस प्रकार से ये आएगा, और धीरे धीरे करके पूरा ये फोल्ड, धीरे धीरे करके पूरा फोल्ड क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। अंदर कौन रह जाएगा, ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क। हेड फोल्ड, टेल फोल्ड दोनों फ्यूज हो जाएंगे ऊपर में, बीच में कौन आ जाएगा, ब्लास्टोडिस्क आ जाएगा। धीरे धीरे जब समय गुजरते जाएगा, बहुत सारी घटनाएं घटती जाएंगी, ब्लास्टोडिस्क का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, योग की मात्रा कम होती जाएगी,
क्योंकि योग खा लिया जाएगा ना, जब इस योग को यूज कर लिया जाएगा भोजन के रूप में इस ब्लास्टोडिस्क के द्वारा, तो ये चूजे का साइज तो बढ़ते जाएगा ना, और इस खाने का साइज कम होता जाएगा। इस चीज को याद रखना। अब बार बार इसको नहीं बोलूंगा मैं बोला जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, समय गुजरते जाएगा, योग को खा लिया जाएगा तो योग की मात्रा कम होती जाएगी। क्योंकि बच्चा खा रहा है तो बच्चे में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, तो बच्चे का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जब घर में देखे होंगे मुर्गी के अंडे का कवच जब फटता है, बच्चा बाहर निकलता है, कोई योग रहता है क्या अंदर? नहीं, क्योंकि सारा योग को खा करके बॉडी बना लिया गया, डेवलप हो गया वो, है ना। चलिए, किसी को किसी प्रकार का यहां पर कोई दिक्कत है क्या, कि पूरा ही दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ रहा हूं। इंद्र, देखो, अगर पहला वाला डायग्राम आपको समझ में आया, इसके पहले स्लाइड का डायग्राम समझ में आया, ये डायग्राम समझ में आया, तो ये डायग्राम बहुत इजी है। क्यों? देखिए, क्योंकि जब हेड फोल्ड और टेल फोल्ड मिलेंगे तो ऐसी डायग्राम बन जाएगी। देखो, दिख रहा है ना, जब दोनों फोल्ड मिल रहा है तो बीच में जहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? सेरो एमनियोटिक कनेक्शन। ये जहां पे कनेक्ट होते हैं दोनों फोल्ड, वहीं पर फ्यूज हो जाते हैं और वहीं पर एमनियन की झिल्ली बनती है, इसलिए उस कनेक्शन को क्या बोला जाता है? सेरो एमनियोटिक कनेक्शन। समझ में आया ना? ये दोनों आए, यहां पर फ्यूज हो गए। देखिए, ये एक हो गया। दूसरा चीज, आप ये सोचिए, यहां से एक फोल्ड निकाल दीजिए, एम्ब्रियो के जस्ट नीचे से एक फोल्ड यहां पर निकाल दीजिए, डायग्राम में से बन जाएगा। देखिए, दिख रहा है ना? ये क्लियर? जब ये फोल्ड निकलेगा, इस फोल्ड को मैं बोलूंगा एलेंटोइस पाउच। क्या बोलूंगा? एलेंटोइस पाउच। ये एलेंटोइस पाउच बर्ड में, मतलब इसी में मुर्गी के अंडे के अंदर जो डेवलप हो रहा है, उसमें एक्सक्रेटरी पाउच की तरह काम करता है। ये बच्चा जितना भी अपना एक्सक्रेटरी मटेरियल है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट, सब यहां डिपॉजिट करता है, जमा करता है। क्लियर है? जब ये ऐसे जाके मिला ऊपर, हेड फोल्ड टेल फोल्ड जैसे कनेक्शन हुआ, तो एम्ब्रियो और इस कनेक्शन के बीच में आप ये अलग जगह बन गया कि नहीं? इस कैविटी को बोलता हूं एमनियोटिक कैविटी। क्या कहता हूं? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगले डायग्राम में हमको देखने को मिलेगा कि ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, तो अंदर का जो मेम्ब्रेन होगा एमनियन कहलाएगा वो। समझ रहे हो ना? इधर से एलेंटाइस पाउच भी धीरे धीरे बन रहा है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में फैल रहा है ना, ऐसे ऐसे इसको फैलाते जाऊंगा ऐसे करके। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, ऐसे करके फैलाते जाऊंगा ऐसे करके, इधर भी जुड़ जाएगा। देखो अगले डायग्राम में योग की मात्रा धीरे धीरे कम कर रहा हूं, एम्ब्रियो का साइज बढ़ा है। देखो, एलेंटाइस पाउच का साइज बढ़ रहा है कि नहीं? फैल रहा है। कहां पे फैल रहा है? कहां पे फैल रहा है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में ये फैल रहा है। ऊपर जो कनेक्शन था, देखिए तो कनेक्शन जुड़ चुका है। देखो, ये जुड़ चुका है ना, फ्यूज हो गया। अंदर जो बन गया, क्या बन गया? एमनियन। बाहर वाला क्या हो जाएगा? कोरियन। योग सेक तो पहले से था ही ये, और ये एलेंटोइस। 4 मेम्ब्रेन दिखे कि नहीं आपको? समझ में आया? 4 के 4 मेम्ब्रेन बन गए। एम्ब्रियो जब भी भोजन लेगा, फूड लेगा, कहां से लेगा? योग से लेगा। तो जिस रास्ते से जाएगा वो योग गट कहलाता है। क्या कहलाता है? योग गट कहलाता है। अगर मैं एक एक की बात करूं, यहां पर एमनियन दिख रहा है आपको? एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में आपको फ्लूइड दिख रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड। इसका मतलब ये एमनियन की झिल्ली बच्चे को सूखने से बचाता है। अंदर पानी है ना, उस बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाता है, या डेसिकेशन से बचाता है, सूखेपन से, ड्राई होने से बचाता है। बाहर से धक्का लगे तो उससे बचाता है। शॉक लगेगा तो पानी पे तो लगेगी ना, फ्लूइड पे, बच्चे तो नहीं पहुंचेगा ना। समझे कि नहीं? वो शॉक को कौन एब्जॉर्व कर लेगा? वाटर एब्जॉर्व कर लेगा वहां का, बच्चे को ज्यादा धक्का नहीं पहुंचेगा। समझ में आया कहानी? ये हो गया। अगर मैं एलेंटाइस पाउच की बात करूं, रेप्टाइल में, बर्ड में और मैमल के मोनोट्रीम में
एक्सक्रेटरी पाउच की तरह काम करती है। लेकिन यदि डेवलप मैमल की बात करो आप, उसमें ये जो एक्सक्रेटरी पाउच है ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों में। भाई हम लोगों में तो सारा एक्सक्रेटरी मटेरियल प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कार्ड, ब्रिज के द्वारा बच्चे से मां के शरीर में आ जाता है, फिर मां उसको बाहर निकाल देती है, तो पाउच की जरूरत पड़ती ही नहीं। लेकिन ये पाउच बनता जरूर है, और ये एलेंटोइस पाउच अम्बिलिकल कार्ड बनाने में मदद करता है। अम्बिलिकल कार्ड में ब्लड वेसल्स बनाने में मदद करता है, आर्टरी वेन बनाने में मदद करता है। भाई जो प्लेसेंटा, जो ब्रिज रहता है अम्बिलिकल कार्ड, उस ब्रिज में ब्लड वेसल होंगे कि नहीं? उस ब्लड वेसल को बनाया किसने? तो एलेंटोइस मेम्ब्रेन ने बनाया था, ब्लड वेसल बनाया था। ब्लड वेसल मतलब आर्टरी और वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, ये बनाया गया था। बच्चे में शुरू में जो ब्लड सेल्स बनता है वो यॉर्क सैक से बनता है, मेमल में। फिर रिपीट करो, देखिए, रेप्टाइल में, बर्ड में और मेमल के मोनोट्रीम में, इन तीनों में ये जो यॉर्क सैक दिख रहा है ना आपको, इस यॉर्क सैक में तो यॉर्क को कवर करके रखता है, कि यॉर्क पाई जाती है, कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है, यॉर्क गट बनाता है। यहां पर यॉर्क गट दिख रहा है ना आपको, यहां पर ये यॉर्क गट दिख रहा है, तो ये कवर करके रखा है, यॉर्क गट बना है, यहां से न्यूट्रिशन जा रहा है। कहां कहां पे? रेप्टाइल, बर्ड और मोनोट्रीम मेमल में। लेकिन यदि बोलो मैं वास्तविक मेमल, हम लोगों में वास्तविक मेमल में क्या योग होता है? हम तो एलएसी लाइव वाले हैं ना, ह्यूमन बीइंग, वहां तो योग नहीं होता। तो वहां योग से बनता जरूर है, लेकिन योग ही नहीं है, तो क्या करेगा? फिर कवर करेगा योग को? योग तो है ही नहीं, तो क्या करता है? वहां पर ब्लड सेल्स बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो कभी पढ़े होंगे कि जो ब्लड फॉर्मेशन होता है बचपन के एम्ब्रियोनिक स्टेज के शुरू में यॉर्क सैक से बनता है ब्लड, फिर बाद में लीवर से, फिर स्प्लीन से, फिर बोन से, बोन मेरो से, समझ रहे हो कि नहीं? ये बनते हैं, समझ में आया ना? और कोरियन जो बाहर में दिख रहा है ना, वो कोरियन क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। इसमें चिड़िया में, बर्ड में, रेप्टाइल में, मोनोट्रीम में, वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। आप ये समझ लीजिए, ये कवच दिख रहा है आपको, कवच, ठीक है ना? कवच है कि नहीं बताइए? इधर से O2 एब्जॉर्ब होगा, देखिए कोरियन से आया, बच्चे तक जाएगा कि नहीं? देखो ये एग सेल कवच है, ये कोरियन है, फिर एमनियन से बच्चे में गया, बदले में CO2 बाहर गया। तो गैस का एक्सचेंज करने में कौन मदद कर रहा है? ये कोरियन। बाहर का लेयर दिख रहा है ना, ये दूसरा क्या काम कर रहे हैं? भाई इस बच्चे को बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए हड्डी की भी जरूरत पड़ेगी ना, हड्डी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हड्डी बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, और कैल्शियम कहां से आएगा? ये सेल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इसका कैल्शियम बच्चे तक पहुंचेगा। तो ये कोरियन ही है जो उसको एब्जॉर्ब करेगा और बच्चे तक पहुंचाएगा। समझ में आया ना? इसलिए देखना, तो मुर्गी का अंडा, जब अभी भी मुर्गी ने अंडे दिए बाहर, तो एकदम गरम गरम रहता है, तो फिर नरम रहता है, क्योंकि अभी भी कवच बन रहा होता है। कुछ 10-15 मिनट बाद वो टाइट हो जाता है, ठीक? फिर 21-22 दिन तक उसको सेकती है, इंक्यूबेशन देती है, तापमान देती है। उसके बाद बच्चा डेवलप हो जाता है अंदर। डेवलप होने के बाद वो बाहर से चोंच मार के फोड़ देती है, अंदर से भी चोंच मार रहा होता है। चूजा जो होता है, जो डेवलप रहता है, अंदर से भी चोंच मार रहा होता है। तो छोटा सा बच्चा जो अंदर है, चोंच मार के बाहर निकलता है, वो कवच को इतनी आसानी से फोड़ दिया। कवच कमजोर हो चुका है, क्योंकि सारे कैल्शियम को उसमें से यूज करके अपना हड्डी बना चुका है वो। तो कवच कैसा हो चुका है? कमजोर। आप देखना ना, मुर्गी के बच्चे पैदा होने के बाद जो कवच बचता है उसको लेके देखना, और एक मुर्गी का अंडा तुरंत वाला, 1-8 घंटे वाला, उसके कवच को देखना, दोनों में कौन स्ट्रांग मिलेगा आपको? जो अभी भी मुर्गी का अंडा बाहर आया था ना, अभी जो अंडा दिया गया था 1 घंटे पहले, वो स्ट्रांग होगा।
और बच्चे पैदा होने के बाद वाला कवच बहुत कमजोर होता है। क्यों? सारा कैल्शियम को कौन एब्जॉर्ब कर लिया? चूजा एब्जॉर्ब कर लिया और अपना हड्डी बना लिया है। समझ में आया ना? इसलिए अंदर से वो चोंच मार के फोड़ पाता है, क्योंकि कवच ऑलरेडी क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है, आसानी से फूट जाता है वो। समझ में आया ना? हाँ, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो वो डायग्राम जल्दी समझ में आएगा। क्या देखिए क्या होता, देखिए तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो एलेंड्रेस पाउच दिख रहा है ना आपको, इस एलेंड्रेस पाउच में खींच के यहां तक ले आया और ऐसे पकड़ा खींच करके पूरा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में पूरा फैला दिया ऐसे करके यहां तक। समझ में आया? देखो क्लियर है? इसको यहां तक ले आया था, ऐसे खींच करके पूरा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में फैला दिया था ऐसे यहां तक। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम तो इतना इतना बच गया ना बस। ये नीचे वाला एमनियन था, देखो था ना एमनियन, एमनियन था ना, बस ये फैल गया ऊपर में, देख लीजिए एमनियन था ऊपर में फैल गया, देखो ये दिख रहा है ना, फैल गया वही। बाहर में कोरियन था, वही देख लो बाहर में कोरियन था, बस ये फैल गया, एलेंट्रस मेम्ब्रेन इसके नजदीक आ गया, देख लो देखो ये बाहर में कोरियन था, ये एलेंट्रस मेम्ब्रेन नजदीक चला गया इसके, तो क्योंकि एलेंट्रस मेम्ब्रेन और कोरियन पास पास आ गए, तो इन दोनों को एक साथ क्या बोलूंगा? दोनों को एक साथ, एलेंट्रस मेम्ब्रेन भी है और कोरियनिक मेम्ब्रेन भी है, एलेंटो कोरियनिक मेम्ब्रेन, या कोरियन बाहर में है, अंदर में एलेंट्रस कोरियो एलेंट्रिक मेम्ब्रेन। तो अंदर वाले मेम्ब्रेन को पहले बोलोगे तो एलेंटो कोरियनिक मेम्ब्रेन, और बाहर वाले मेम्ब्रेन को पहले बोलोगे तो कोरियो एलेंट्रिक मेम्ब्रेन, जो बोलो एक ही है। ये बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है ना? बीच में क्या? एलेंटोइस पाउच, एलेंट्रस कैविटी खाली जगह है। अब बताइए, इन रेप्टाइल बर्ड और प्रोटोथीरिया, मोनोट्रिम्स बोल रहा था ना, रेप्टाइल बर्ड और मैमल्स के मोनोट्रिम में, प्रोटोथीरिया में क्या करता है बताओ? ये पाउच एक्ट एज एक्सक्रेटरी पाउच, स्टोर्स नाइट्रोजनस वेस्ट। भाई बाहर निकलने के रास्ते है ही नहीं इनके पास, वो तो अंडे में है सब, बाहर कैसे निकलेगा? इसलिए रेप्टाइल बर्ड और प्रोटोथीरिया में एक्सक्रेटरी पाउच की तरह काम करता है। जबकि बात करो मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग में, भाई बच्चा तो गर्भाशय में है, उसमें ये पाउच तो होता है, लेकिन एक्सक्रेटरी वेस्ट को ये स्टोर नहीं करती। क्यों? स्टोर करने के लिए ये ब्लड वेसल्स के द्वारा माता जी के शरीर में छोड़ देते हैं, तो माता जी ने नाइट्रोजन वेस्ट को अपनी किडनी के द्वारा बाहर कर दिया। समझ में आया ना? इन मैमल्स में, ह्यूमन की अगर बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी प्लस वेन, तो यहां पर ये पाउच एक्सक्रेटरी वेस्ट की तरह काम नहीं करता, बल्कि क्या बना लेता है? बोल रहा हूं मैं, ब्लड वेसल्स, बार बार बोला हूं ना, क्या बना लेता है? ब्लड वेसल बना लेता है। आर्टरी वेन कैपिलरीज ये बनाते हैं। ये हो गया एमनियन। तो जियो कहती है, देखिए ये फिटस है, देखो बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट कवच था, ये यहां से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहा था, ये कोरियन नहीं कर पा रहा था, कोरियन बाहर में था ना, कोरियो एलेंट्रिक मेम्ब्रेन खींच रहा था, उसको खींच के यहां पर भेज रहा था। योग सेक था, देखिए योग सेक। फिर बात करूं इन रेप्टाइल बर्ड और प्रोटोथीरिया में, योग को प्रोटेक्ट करते हैं, बोला हूं प्रोटेक्ट योग फॉर्मेशन ऑफ योग गट, प्रोटेक्ट योग बोल रहा है, योग को प्रोटेक्ट कर रहा है, देखो ये। और मैं बोला योग गट बनाते हैं यहां पर, आहार नाल, योग के भोजन को यहां पर लिया जाता है, तो ये जो गट बनता है आहार नाल जैसे संरचना, वो योग गट कहलाता है। तो ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे रहेगा ना, ऐसे होल जैसा ऐसे रहेगा ना, ये तो ये योग गट कहलाएगा। ये योग सेक मेम्ब्रेन ही बनाएगा उसको। किसमें बना रहा है? ये रेप्टाइल बर्ड और प्रोटोथीरिया में। मैमल्स में क्या करता है बोलने पर? ब्लड सेल बनाता है, बोल रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बनते हैं यहां पे। समझ रहे हो ना? जीवन के शुरू में एम्ब्रियोनिक स्टेज में योग सेक से ही ब्लड सेल बनता है, ठीक है ना? ये हो गया, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन हो गया, बाहर में था, नहीं बनाया हूं मैं डायग्राम को, ठीक है? ये फिटस है, बाकी सब तो हो गया। कहीं पर किसी को समझना है डायग्राम कैसे कैसे बढ़ा, कैसे कैसे फैला, ये आपको जानना है, इसमें समझ में आया?